मेरा नाम हिमांशु कुमार है। मैं दंतेवाड़ा से आया हूं, छत्तीसगढ़ से। गांधी जी ने कहा था कि इस देश में नौजवानों को गांव में जाना चाहिए और गांव में रहना चाहिए, नहीं तो ये लोकतंत्र गुंडों का लोकतंत्र बन जाएगा। मैं और मेरी पत्नी 92 में दंतेवाड़ा गए। शादी के 1 महीने बाद उसका वैनिटी बैग मैंने खाली किया और मैंने कहा यहां मेकअप को कौन देखेगा। उसमें दवाइयां भरी और हम लोग आसपास घूमते थे और हमने ये तय किया था कि हम रहेंगे आदिवासियों के साथ। देखते थे कि लोग बीमार हैं, दवाइयां नहीं हैं, राशन की दुकान है, राशन नहीं है, स्कूल है, टीचर नहीं है। 40 साल से स्कूल खुला है लेकिन कोई भी 5वीं पास नहीं है। हमने लोगों के साथ बैठकर के बात शुरू की कि भाई ये क्या है, क्या चल रहा है, संविधान में तो ऐसा लिखा है, हो क्या रहा है। तो उससे लोगों को गुस्सा आना शुरू हुआ और हमने उस गुस्से का इस्तेमाल करके लोगों को संगठित करना शुरू किया और हमने कहा चलो अब कलेक्टर के पास चलते हैं और पूछते हैं कि टीचर क्यों नहीं आता, राशन की दुकान पर राशन क्यों नहीं मिलता, चलो पूछेंगे। तो गांधी जी के बारे में बातें करना तो बड़ा आसान है। मैं बातें करूं आपको बहुत अच्छा लगेगा, सबको अच्छा लगेगा, सरकार को भी अच्छा लगता है। लेकिन जब गांधी जी की बात को आप प्रैक्टिस करने लगते हैं तब मुश्किल शुरू हो जाती है। और जब आदिवासियों ने पूछना शुरू किया तो झगड़ा शुरू हो गया सरकार के साथ। शुरू में झगड़े छोटे छोटे थे, कलेक्टर से झगड़ा होता था, चीफ मेडिकल ऑफिसर से झगड़ा होता था, फूड ऑफिसर से झगड़ा होता था, बीडीओ से झगड़ा होता था। लेकिन 2000 में जब छत्तीसगढ़ अलग बना और बहुत सारी कॉरपोरेट्स के साथ छत्तीसगढ़ शासन ने मिनरल्स माइनिंग के लिए एमओयूज किए। आपको मालूम ही होगा कि जहां जहां आदिवासी हैं वहीं वहीं मिनरल्स हैं और ऐसा ये एक ऐतिहासिक प्रक्रिया के तहत हुआ है। पहले इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो इंडिजिनस पीपल रहते थे, हम जो सेंट्रल एशिया से आए, उन्होंने इनके साथ युद्ध किए, जो हमारी माइथोलॉजी में मिलता है कि देव दानव संघर्ष होते थे और हम लोग जो देवता थे हम दानवों से लड़ते थे और दानव जो होते थे वो ठीक आदिवासियों का वर्णन है। काले रंग के होते थे, घुंघराले बाल होते थे, सींग लगाते थे। आज ही बस्तर के लोग सींग लगा के नाचते हैं। तो हमने आदिवासियों को उस वक्त भी मारा और उन्हें मार मार कर समतल जमीनों पर हम आर्यों ने कब्जा कर लिया और आदिवासियों को जंगलों में धकेल दिया। इत्तेफाक से वहीं उनके नीचे मिनरल्स हैं। अब एग्रीकल्चर एज तो खत्म हो गई, अब इंडस्ट्रियल एज आई, अब हमको वो मिनरल्स चाहिए। और जब ये छत्तीसगढ़ राज्य बना और सरकार ने माइनिंग कंपनीज के साथ एमओयूज किए, उसके बाद उसको अचानक याद आया कि यहां तो नक्सलाइट्स बहुत हैं और उसके लिए हमको सबसे पहले ये करना पड़ेगा कि नक्सलाइट्स को कैसे भगाया जाए। और उसके लिए उसने एक अभियान शुरू किया। उसने कहा ये जो गांव, ये जो आदिवासी हैं, ये नक्सलाइट्स की मदद करते हैं, ये उनको खाना देते हैं, ये उनको पनाह देते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, आदिवासियों को गांव से लेकर के सड़क के किनारे ले आते हैं। सड़क के किनारे कैंप्स बनाए गए, सल्वाजुड़म कैंप्स, थाने के चारों तरफ गंदे नाले के किनारे टिन के, और आदिवासियों को परसुएट करने के लिए एक आर्मी खड़ी की गई जो सरकार कहती है कि वो एक नॉन वायलेंट पीसफुल मूवमेंट था, जो लोगों को परसुएट करने जाता था कि नक्सलियों की मदद मत करो, इस कैंप में आ जाओ
और जब नक्सलियों को हम मार देंगे उसके बाद फिर वापस चले जाना 100-200 साल बाद। तो लोगों को परसुएट करने जाते थे और सब के सब हथियारबंद, जिसमें कुछ लंपेन एलिमेंट्स को इकट्ठा किया गया, लड़कों को गन्स दे दी गई, 14-14 साल के बच्चों को 303 सरकार ने दे दी कि नक्सलियों को मारना है। और ये लोग गांव में जाते थे और आदिवासी को पकड़कर जबरदस्ती इन कैंप्स में लाने की कोशिश करते थे। आदिवासी इस तरह के रहन सहन का आदी नहीं है। वो तो एक झोपड़ी उसकी यहां है, दूसरी झोपड़ी 1 किलोमीटर दूर है, बीच में 2 नदियां, एक पहाड़ है, वो आराम से रहता है। तो वो बच के भागता था और भागते हुए लोगों पर गोलियां चलाई गई, लड़कियों के साथ बलात्कार किए गए, नौजवानों को काट डाला गया, जो भाग गए उनके घरों में आग लगा दी गई। और ऐसा करके इन सिक्योरिटी फोर्सेस ने 700 गांवों को जला दिया। और इसके बाद इस जो 50,000 के लगभग लोग दूसरे स्टेट्स में माइग्रेट कर गए, आंध्र प्रदेश, थोड़े उड़ीसा, थोड़े महाराष्ट्र में 50,000 के करीब लोग सरकार की पकड़ में आए। उनको उन्होंने कैंप्स में डंप कर दिया और करीब करीब 3 लाख लोग जंगलों में जान बचाने के लिए छिप गए। वहां नक्सलाइट पहले से ही थे और उन हालात में आदिवासी को यह लगा कि सरकार हमलावर है, नक्सली मददगार हैं। यह होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन यह हो गया। हम लोग 2007 में नंदिनी सुंदर ने एक पिटीशन की सुप्रीम कोर्ट ने। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की एक टीम जाए और जाकर के वहां जांच करे कि ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये सच है कि नहीं। एनएचआरसी की टीम के सामने एक गांव वाले आए जिस गांव का नाम नेंद्रा था। उस गांव को 3 बार जलाया गया था और उस गांव के लोग नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के सामने अपना बयान देकर जब लौट रहे थे तो उनको सलवा जुडुम और पुलिस वालों ने पकड़ लिया, दिन भर उनकी पिटाई की, शाम को उनसे अंगूठा लगवाया कि हमको जबरदस्ती लाया गया था। हम दिन भर एसपी के सामने बैठे रहे कि देखिए ये गुंडागर्दी है, ये लोग एनएचआरसी के सामने आए हैं, इनको पीटा जा रहा है, आप कुछ करिए। एनएचआरसी की टीम से हमने कहा कि देखिए इनको पीट रहे हैं, आप कुछ करिए। उन्होंने कहा नहीं, हमारी जिम्मेदारी तो ये थी कि बयान ले लो बस, उसके बाद कुछ भी हो इनका। और 4 दिन बाद नेंद्रा गांव को चौथी बार फिर जला दिया गया। हम उस गांव में गए थे और मेरे सामने लोग बैठे थे, सबके कपड़े फटे हुए थे करीब करीब, क्योंकि ये जो 700 गांव जलाए गए, इन गांव के चारों तरफ पहरा बिठा दिया गया है, आज भी है वो पहरा। और ये लोग बाजार नहीं जा सकते। इनके गांव में सारी फैसिलिटीज सरकार ने रोक दी हैं। राशन दुकान नहीं, स्कूल नहीं, आंगनबाड़ी नहीं, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं, न ये बाजार आ सकते हैं। अगर बाजार आएगी कोई महिला तो या तो बलात्कार करके उसका कत्ल कर दिया जाएगा या फिर उसको कैंप में ठूंस दिया जाएगा। कोई पुरुष आएगा तो मार डाला जाएगा। और अगर वो पास के बाजार में जाते हैं तो उनको पहचाना जाता है। इसलिए इस गांव में रहने वाली महिला अगर यहां जाए तो 7 किलोमीटर चलना पड़ेगा, लेकिन वो जाती है 85 किलोमीटर दूर के बाजार में वन वे, और 2 दिन उसको इस तरफ से जाने में लगता है, 2 दिन आने में लगता है, 4 दिन वो सिर्फ 1 हफ्ते का चावल लाने में खर्च करती है। हम बड़े अक्लमंद लोग हैं, तो मैंने कहा महीने भर का चावल ले आया करो। तो बोले साहब हमारे पास पैसा तो होता नहीं है, हम तो महुआ लेके जाते हैं सिर पे, 1 हफ्ते के लिए ही बिक पाता है, उतना ही पैसा आता है, तो 1 हफ्ते का चावल लाते हैं, हम तो हर हफ्ते जाते हैं। ये भारत के अंदर हम अपने मूल निवासियों के साथ कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं।
मेंढरा गांव में जब मैं बैठा था तो मेरे सामने लोग बैठे थे जिनके कपड़े फट गए थे क्योंकि बाजार नहीं जा पा रहे थे, भूखे थे, कुपोषण का शिकार थे। मैंने उनसे कहा कि हम आपके गांव को गोद लेंगे और हम इस गांव को दोबारा बसाएंगे और हम आपको मकान बनाने के लिए मदद देंगे। तो एक लड़का खड़ा हुआ और उसने कहा, धन्यवाद, मकान तो हम ताड़ के पत्तों से भी बना लेंगे, आप बस इतना कर दीजिए कि जब हम गांव में दोबारा बसें तो पुलिस हमें जान से न मारे। मैंने वहां के चीफ मिनिस्टर साहब को लिखा, मैंने कहा, साहब, ये आदिवासी आज भी हमसे कुछ नहीं मांग रहा, ये सिर्फ ये चाहता है हम इसे जिंदा रहने दें। फिर मैंने और पूछा कि और क्या कर सकते हैं हम आपके लिए। तो एक बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ और उसने कहा कि 2 साल पहले मेरी 12 साल की बेटी को ये पुलिस वाले उठाकर ले गए थे और वो अभी भी कैंप में है, आप मेरी बेटी को वापस दिलवा सकते हैं? मैंने चीफ मिनिस्टर साहब को वही ओपन लेटर में लिखा था। मैंने कहा, मैं सोच रहा था कि हिंदुस्तान के संविधान के पहले पन्ने पर जो लिखा है हम भारत के लोग, क्या उन लोगों में ये लोग शामिल हैं? और ये बूढ़ा जो खड़ा है, क्या भारत जनगण मन का अधिनायक यही है? मैंने कहा, रमन सिंह जी, मेरी भी 12 साल की एक बेटी है और इसकी बेटी को गुंडों ने नहीं उठाया है, इसको राज्य समर्थित सत्ता तंत्र ने उठाया है। और मैं कांप गया ये सोचकर कि क्या मेरी बेटी को भी ऐसा ही उठाया जा सकता है। लेकिन मुझे भारत के संविधान ने ताकत दी कि नहीं, मुझे मेरी बेटी को इसलिए नहीं उठाया जा सकता क्योंकि मैं भारत के संविधान को समझता हूं, जानता हूं उसकी ताकत को। और आपको मालूम है ये आदिवासी नहीं जानता, इसलिए आप इसकी बेटी को उठाने की जरूरत कर पाते हैं। खैर, हमने वो बाहर निकले और हमने ऐलान किया, हमने कहा इस गांव को हम दोबारा बसाएंगे और जो गांव पर आप हमला कर रहे हैं कि ये लोग जो जंगलों में भाग गए, जो सलवाजुड़म कैंप्स में नहीं आए, वो सारे आदिवासी नक्सलाइट हैं। हम गवर्नमेंट के इस नोशन को रिजेक्ट करते हैं। अगर ये नक्सलाइट हैं तो हम इनके साथ रहेंगे। और हमने कहा हम ह्यूमन शील्ड बनेंगे। अगर किसी को इन गांव वालों को मारना है तो पहले उसको हमारी हत्या करनी पड़ेगी। हम उस गांव में 6 महीना रहे आदिवासियों के साथ, उस गांव को बसाया। उस गांव में जब लोग बसना शुरू हुए, उसका असर पड़ा और दूसरे गांव बसने शुरू हुए। सरकार ने पूरी कोशिश की, आज भी जारी है, कि वो लोग दोबारा न बस पाए। वजह एक ही है कि इन जमीनों पर से आदिवासियों को कैसे हटाया जाए ताकि ये जमीनें माइनिंग के लिए कॉरपोरेट्स को दी जा सके। और उसका अभी आप उदाहरण देख रहे हैं, एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री महोदय पकड़े गए जिनके पास 4000 करोड़ रुपया निकला है। ये किसने दिया था? गरीब जनता ने, कॉरपोरेट्स ने। पूछे हम, किसने दिया ये पैसा? और जब एक मुख्यमंत्री 4000 करोड़ रुपया ले लेता है तो वो उसकी कीमत नहीं चुकाएगा। हम कई बार कहते हैं कि ये जो हमारी रूलिंग क्लास है ये आदिवासियों को मार रही है। आजकल मैं स्टूडेंट्स के बीच में जा रहा हूं और उनसे बात कर रहा हूं इन सारी चीजों पर, और मैं उनसे बात करता हूं कि अच्छा भाई ये बताओ, ये रूलिंग क्लास क्या है? रूलिंग क्लास में क्या सिर्फ चिदंबरम साहब हैं, या प्राइम मिनिस्टर भी हैं, या पूरी पार्लियामेंट है, या सारी असेंबलीज को भी ले लें, सारे चीफ मिनिस्टर्स को ले लें, या फिर इसमें शामिल करने सारे कॉरपोरेट्स को और उन कॉरपोरेट्स में काम करने वाले सारे लोगों को, उनके सप्लायर्स, उनके बैंकर्स, ट्रांसपोर्टर्स और कंज्यूमर्स, ये सब मिलकर रूलिंग क्लास बनता है। यानी हम सब रूलिंग क्लास हैं। और हम एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं जो अभी शोमा जी कह रही थी, स्ट्रक्चरल वायलेंस। कई बार मैं सोचता हूं कि
स्ट्रक्चरल वायलेंस क्या है, लोग क्यों लड़ रहे हैं, ये मारकाट क्यों मची है। और फिर खुद से सवाल पूछता हूं कि आखिर दुनिया में ये जो कुछ भी है, धन दौलत जमीनें, ये किसकी हैं? कौन है इनका मालिक? तो भीतर से जवाब आता है कि सबकी है। किसकी कितनी है? आपकी कितनी है, आपकी कितनी है, मेरी कितनी है? तो भीतर से जवाब आता है कि सबकी बराबर है। लेकिन क्या वाकई में बराबर हैं? नहीं। हम ये फैसला करते हैं कि चूंकि मैं एमए पास हूं इसलिए मैं ज्यादा का हकदार हूं, चूंकि तुम नहीं पढ़े हो इसलिए तुम कम के हकदार हो, और चूंकि मैं इस जात का हूं इसलिए मेरा हक ज्यादा है दौलत पर, और तुम चूंकि छोटी जात के हो इसलिए तुम्हारा हक कम है, और चूंकि मैं बॉम्बे में या दिल्ली में रहता हूं इसलिए दौलत पर मेरा ज्यादा हक है, और तुम दंतेवाड़ा में रहते हो इसलिए तुम्हारा कम हक है। और ये सारी चीजें हमको ठीक लगती हैं। दिस इज ऑल राइट। मेरा अमीर होना भी ठीक है, हमारा अमीर होना ठीक है, तुम्हारा गरीब होना भी ठीक है। ये बात हमारे वैल्यू सिस्टम का एक हिस्सा बन गई है। अब हमें इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता, और हमारे इस वैल्यू सिस्टम को एंडोर्स करता है हमारा पॉलिटिकल सिस्टम। यस, आप अमीर हैं क्योंकि आपका बाप अमीर था, और अब अगर कोई गरीब तुम्हारी दौलत के करीब भी आएगा तो हिंदुस्तान की पुलिस उसको मारेगी। आपका वैल्यू सिस्टम, आपका पॉलिटिकल सिस्टम, आपका इकोनॉमिक सिस्टम ये वायलेंस से भरा हुआ है, क्योंकि ये गरीब को गरीब रखता है, अमीर को अमीर रखता है। लेकिन ये आपको वायलेंट नहीं लगता क्योंकि आप इसके बेनिफिशियरी हैं, आप मजे में हैं। लेकिन जो इस स्ट्रक्चर का वायलेंस के रिसीविंग एंड पर है उसको ये सिस्टम एक्सेप्ट नहीं है। वो बाहर खड़ा है, उसके गांव जलाए जा रहे हैं, उसकी बेटियों से के साथ रेप हो रहा है, सिर्फ इसलिए कि आप उसकी जमीन चाहते हैं। ये सिर्फ बस्तर में नहीं, नर्मदा घाटी में अभी 15 दिन पहले किसानों की फसल पर बुलडोजर चला दिया गया। मैं अभी बेंगलोर से लौटा हूं, वहां आपको हवाई अड्डे के लिए जमीन चाहिए थी, किसानों की जमीन पर बुलडोजर चला दिया गया। आप अपने लोगों की खाने पर बुलडोजर चलाएंगे और आप उम्मीद करेंगे शांति की? आप उम्मीद करेंगे बस्तर में शांति हो जाएगी? अभी किसी ने कहा नक्सलाइट्स तो बैंडिट्स हैं, वो बड़े क्रूएल हैं। मैंने कहा और हम लोग बहुत दयालु हैं, हम तो दया से और करुणा से भरे हुए लोग हैं। हमें हमारा वायलेंस दिखता नहीं है, उसको दिखता है जो झेल रहा है। इसलिए वो आपके इस स्ट्रक्चर पर हमला कर रहा है, क्योंकि वो इसकी हिंसा को झेल रहा है। वो नहीं एक्सेप्ट कर रहा है आपके इस स्ट्रक्चरल वायलेंस को, वो आपके स्ट्रक्चर को चैलेंज कर रहा है, आपकी पूरी वायलेंस को चैलेंज कर रहा है, और वो करेगा और उसको करना चाहिए। गांधी ने कहा था कि हम गरीब के साथ खड़े हैं, हम गरीब को भड़काएंगे कि तुम अपनी गरीबी के साथ समझौता मत करना। हमारे एक दोस्त ने एक बार मुझसे पूछा कि हिमांशु जी, आप कह रहे हैं कि ये जो सब बस्तर में सब ये अशांति हो रही है, ये अन्याय की वजह से, गरीबी की वजह से। अरे यूपी में भी तो गरीब हैं, वहां तो नहीं है ये सब। मैंने कहा ऐसा है, 3 तरह के गरीब हैं हिंदुस्तान में। एक वो जो आपकी अमीरी से बड़े खुश हैं, आपके बच्चों को गुब्बारे बेचने वाले, आपके कपड़े प्रेस करने वाले, आपके घर में झाड़ू पोछा लगाने वाले, वो खुश हैं कि साहब आप अमीर हैं तो हमारा भी पेट पल रहा है, बहुत अच्छा। दूसरी तरह के गरीब वो हैं जो ये मानते हैं कि वो इसलिए गरीब हैं क्योंकि वो अमीर होने के लायक ही नहीं है। हम तो सब छोटी जात के हैं इसलिए गरीब हैं, आप बड़ी जात के हैं इसलिए आप अमीर हैं। हम तो साहब पढ़े लिखे नहीं है इसलिए गरीब हैं।
और हमारी तो किस्मत ही साहब खराब है, आपकी किस्मत अच्छी है, आप अमीर हैं। वो अपनी गरीबी के साथ समझौता करके बैठा है। और तीसरी तरह के गरीब वो हैं जो आपसे कुछ मांग नहीं रहे थे, जंगलों में रह रहे थे, आपने अपनी अमीरी को बरकरार रखने के लिए जा करके उसके ऊपर हमला किया है। अब वो लड़ता बढ़ता चला आ रहा है। खतरा यह है कि बाकी के दो तरह के गरीब अगर उसके साथ शामिल हो गए तो आपके लिए मुश्किल खड़ी होने वाली है। हमने जो विकास का मॉडल खड़ा किया है, हमने तो विदेशों को देख करके, देखिए हम वैसी भाषा बोलते हैं, वैसी कपड़े पहनते हैं, वैसा ही विकास का मॉडल हमने ले लिया है। हम तो अमेरिकन्स और ब्रिटिशर्स की तरह हो जाना चाहते हैं। वैसे ही हमारा विकास का अल्टीमेट जो विजन है वो ये है कि हम बिल्कुल अंग्रेजों जैसे हो जाएं, वेस्टर्न जैसे हो जाएं। भाई वो तो दुनिया का शोषण करके ऐसे बने थे और अब वो लुढ़क गए हैं। हम किसका शोषण करेंगे? हम अपने ही देश के लोगों का शोषण करेंगे। पर दिक्कत तो यह है कि जिनका आप शोषण करने जा रहे हैं वो 80% हैं, आप 20% हैं, और आपने उनके खिलाफ लड़ाई छेड़ दी है। लड़ाई आपने छेड़ी। अब वो जब लड़ रहे हैं तो आप एथिक्स की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं सब वायलेंस तो गलत है और नॉन वायलेंस अच्छी चीज है, ये तो सब ये नैतिकता के खिलाफ है। आपका वायलेंस नैतिकता के खिलाफ नहीं था। अब जब आपने हमला कर दिया और वो पलट करके वार कर रहा है, वो 80% है भाई। मुझसे कई बार लोग कहते हैं, हिमांशु जी इट सीम्स दैट यू आर जस्टिफाइंग वायलेंस। मैंने कहा नहीं भाई, मैं तो कमेंटेटर हूं। अब तुम्हारी टीम हार रही है तो तुम कमेंटेटर पर क्यों गुस्सा कर रहे हो? मैं तो ये बता रहा हूं कि भाई बस्तर में क्या हो रहा है। मेरे पास एक लड़की आई, अभी उसका फोटो भी दिखाया था। उसने कहा साहब मैं थाने के सामने से गुजर रही थी, मुझे पकड़ करके अंदर ले गए और बोले कि तुम नक्सलाइटों की मदद करती हो, और 2 दिन तक मुझे थाने में बंद रखा। मेरे साथ वहां पुलिस वालों ने और एसपीओज ने 2 दिन तक बलात्कार किया। मैंने कहा चलो बेटा हम एफआईआर करा देते हैं तुम्हारी। एफआईआर तो नहीं हुई। हमने एसपी को एक लेटर लिख दिया, उसने जवाब ही नहीं दिया। हमारी वो साथी हैं, उन्होंने वो लेटर सुप्रीम कोर्ट में दे दिया कि साहब ये देखिए बस्तर में अभी भी ये हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को नोटिस दिया कि जवाब दीजिए। तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का जवाब है कि हमने एक्यूज्ड जो हैं, आरोपी जो वहां नेता हैं इस सलवा जुड़ुम के और पुलिस ऑफिसर से, उनसे पूछा कि क्या आपने इस लड़की के साथ बलात्कार किया है? उन्होंने कहा नहीं। ये सलवा जुड़ुम जैसे अच्छे आंदोलन को बदनाम करने के लिए झूठा इल्जाम लगा रही है, इसलिए शासन का ये जवाब है कि ये आरोप झूठा है। हमें चिंता इस बात की नहीं है कि पुलिस ने ये जवाब दिया, हमें चिंता इस बात की है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक्सेप्ट कर लिया है। आप आदिवासी के लिए कोर्ट के दरवाजे बंद कर देंगे, एडमिनिस्ट्रेशन उनके लिए नहीं है, सरकार उनके लिए नहीं है, पुलिस उनकी रक्षा के लिए नहीं है। आपने आदिवासी के लिए कौन सा रास्ता छोड़ा है? वो कहां जाए? मीडिया में उसकी कोई विजिबिलिटी नहीं है, कोई नहीं लिखता उसके बारे में। आदिवासी इस हेल्पलेसनेस की स्थिति में क्या होगा? अभी जनवरी 8 में 19 आदिवासियों को, जिसमें 15 पुरुष थे, 4 लड़कियां थीं, उनको घरों से निकालकर लाइन में खड़ा करके पुरुषों को गोली मार दी गई, लड़कियों को रेप करके उसके बाद स्टैब करके मारा। और फोटोज हैं जिसमें उसकी इंटेस्टाइन बाहर आ गई है। हमने कोर्ट में पूछा भाई ये बताओ, तुम कह रहे हो एनकाउंटर था, एनकाउंटर में तो वो गोली मारते हैं, आप इधर से गोली मारते हैं, ये लड़कियों की इंटेस्टाइन क्यों बाहर आ गई, इन्हीं को क्यों स्टैब किया?
आपने रेप किया और ये फर्जी एनकाउंटर है। हम 1 साल से सिर्फ ये कोशिश कर रहे हैं कि इस केस में एफआईआर दर्ज हो जाए। हम एफआईआर दर्ज नहीं करवा पाए हैं। मैंने कहा वहां के एसपी से, मैंने कहा कि ये लड़की अगर मेरी बेटी होती मैं तुम्हें मार डालता। लेकिन वो आदिवासी आज भी हमारे पास आता है और वो अभी भी कह रहा है कि क्या कोर्ट में मुझे न्याय मिल जाएगा। मैं जानता हूं नहीं मिलेगा। आपने आदिवासी के लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा है। आपने कोर्ट के दरवाजे बंद कर दिए, एडमिनिस्ट्रेशन के दरवाजे बंद हैं, पुलिस के दरवाजे बंद हैं, कोई उसकी नहीं सुन रहा है। ऐसी हालत में वो क्या करेगा। और ये इस हिंदुस्तान के 80% लोगों को हमने इस विवशता की स्थिति में धकेल दिया है और बाकी का सारा सरकार, सारा एडमिनिस्ट्रेशन, सारा पुलिस वो हमारे लिए है। और हम सोचते हैं कि ये जब 80% लोग आएंगे लड़ने के लिए तो हमारी पुलिस इसको मार देगी, हमें बचा लेगी। और कभी कभी मुझे एक कल्पना होती है कि जैसे ये समाज एक पेड़ है बहुत बड़ा और इस पर बैठे हुए हम सब बंदर हैं और हम जो मोटे मोटे बंदर हैं वो इसकी फलदार शाखाओं पे काबिज हैं और नीचे बहुत पतले पतले दुबले दुबले बंदर बैठे हैं और वो इस इंतजार में हैं कि वो भी पेड़ पर चढ़ जाए। और 62 साल हो गए वो चढ़ ही नहीं पा रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं। और हमने नीचे एक घेरा बना दिया है बंदरों का, मोटे मोटे बंदरों का, जो पुलिस है, और उसको हमने कहा है कि इन कमजोर बंदरों को चढ़ने मत देना। और हम ये सोच रहे हैं कि ये कमजोर बंदर कभी भी इस पेड़ पर नहीं चढ़ पाएंगे, क्योंकि कभी कभी हम कहते हैं ना कि ये पुलिस को ही क्यों मारते हैं, क्योंकि हम पुलिस को बीच में खड़ा कर देते हैं। जब भी कोई अपने हक के लिए खड़ा होता है, कोई आवाज उठाता है, तो बजाय, अब जैसे गांव में अगर लोग खड़े हो कि साहब हमारे यहां टीचर नहीं आता, तो वहां एजुकेशन ऑफिसर को जाना चाहिए, लेकिन हम पुलिस को भेजते हैं। पुलिस जाए और गांव वालों पर लाठियां चलाए कि तुम टीचर की डिमांड क्यों कर रहे हो। तो वो सारी लड़ाई पुलिस से होती है। तो हमने पुलिस को चारों तरफ खड़ा कर दिया है कि इस पेड़ के ऊपर ये जो कमजोर बंदर हैं ये चढ़ ना पाए। अभी मैं सेवाग्राम गया था, सेवाग्राम से लौटा हूं। वहां एक बहुत पुराने गांधीयन मुझे मिले। पहले वो बॉम्बे में मुझे मिले थे, बहुत बूढ़े हैं। उन्होंने आजादी की लड़ाई भी लड़ी, विनोबा जी के साथ काम किया, मेरे पिताजी के साथ। मैंने बॉम्बे में एक मीटिंग की, उसके बाद जब मैं बाहर निकला तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। तुम्हारा डेमोक्रेसी में यकीन है? मैं डर गया। मैंने कहा ये पिताजी से शिकायत करेंगे कि तुम्हारा लड़का आजकल बड़े रेडिकल भाषण देता है। तो मैंने कहा जी है। बोले मेरा नहीं है। वो व्यक्ति जो आजादी की लड़ाई गांधी जी के साथ लड़ा था, आज वो कह रहा है मेरा डेमोक्रेसी में यकीन नहीं है। मुझे बहुत धक्का लगा। फिर वो मुझे सेवाग्राम में मिले और कहने लगे भाई ऐसा है कि जो डेवलपमेंट में से इतनी वायलेंस निकल रही हो, जो डेवलपमेंट 80% लोगों को बाहर ही रख सकता है, उससे तो अच्छा है डेवलपमेंट मत करो। भले ही ये मिनरल्स को जमीनों के नीचे ही रहने दो और 200 साल, कम से कम आदिवासी खेती करके तो खाएंगे। हमारे यहां हम लोग कहते हैं कि साहब आप तो डेवलपमेंट के विरोधी हैं, आप आदिवासी का विकास नहीं चाहते। उसका भी एक जरा सा वाकया सुना देता हूं। वहां पर एक एनएमडीसी है बेलाडीला, दंतेवाड़ा में, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जो ये दावा करती है कि वो 50 करोड़ रुपया आदिवासियों के विकास के लिए खर्च करती है। एक हेलीकॉप्टर गिर गया था और जब भी पुलिस उनके पायलट्स वगैरह को ढूंढने जाती थी तो गांव वालों के साथ झगड़ा होता था। तो उनके फैमिली मेंबर्स हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि हम उनके परिवार के सदस्यों को ढूंढने में मदद कर दें। हम बेलाडीला के जस्ट पीछे वाले गांव में गए और वहां उस गांव में हमने देखा 40 साल से ऊपर का कोई भी आदमी जिंदा नहीं है। सब कुपोषण से और बीमारी से मर जाते हैं। एनएमडीसी अपना डस्ट
और गंदा पानी इस गांव के ऊपर डालता है। हमने पूछा कि इस गांव में कभी कोई बाहर का आदमी आया था? उनका हां, 2 साल पहले पुलिस आई थी। तो हमने कहा क्या किया? 40 घर जलाए। वो अंधे थे, जब फोर्सेज आई तो वो भाग नहीं सके, उनको स्टैप करके मार दिया, वो तो बिस्तर में ही बैठे थे। एक लड़का आया था, उसने कहा कि मेरी मां की टांगे ही नहीं थी, वो भाग ही नहीं पाई, पहले उसके ब्रेस्ट काटे फिर उसको स्टैप करके मारा। तो हम अगर आदिवासियों को सिर्फ इसलिए मार देंगे कि हमें उनकी जमीनें चाहिए, तो मैंने जैसे बताया कि 3 लाख आदिवासी जो जंगलों में छिपे हैं, और सलवा जुड़ुम के बाद पुलिस के रिकॉर्ड्स हैं कि नक्सलियों की संख्या में 22 गुना का इजाफा हुआ है। जो अभियान आपने नक्सलियों को कम करने के लिए चलाया था, उसने नक्सलियों की संख्या में 22 गुना का इजाफा कर दिया है। अब आप दोबारा फिर से फोर्सेस को भेज रहे हैं। अब जो वो 3 लाख आदिवासी जंगलों में बचे हैं, वो क्या बन जाएंगे, सोच लीजिए। और क्या आप इतने सारे लोगों को मार पाएंगे? मैंने वहां के एसपी साहब से कहा, मैंने कहा भाई, बस्तर के जंगलों में इतने सारे आदिवासियों को मारने के लिए तुमको कम से कम 50 साल लगेंगे, और इन 50 सालों में इनकी 2 नई पीढ़ी तैयार हो जाएंगी, और वो जो युद्ध के दौरान पैदा होंगे बच्चे, वो पूरी तरह लड़ाकू होंगे। तुम एक परमानेंट प्रॉब्लम के बीज बो रहे हो। आदिवासी के अधिकार को मान लो कि ये जमीन उसकी है, उसको इस पर से डिस्प्लेस मत करो, और अपना विकास का मॉडल उसके ऊपर मत थोपो। आपका विकास का मॉडल तो फेल हो चुका है। वो सिर्फ गांधी जी ने कहा था, तुम्हारा जो ये विकास का मॉडल है, इसमें से 2 चीजें निकलेंगी। एक तो निकलेगी वॉर, और दूसरा निकलेगा पर्यावरण का विनाश, और इन दोनों चीजों से तुम खत्म हो जाओगे। और ये हम देख रहे हैं, आदिवासी के जीवन में न कॉन्फ्लिक्ट है, न पर्यावरण का विनाश है, लेकिन हम अपने इस घमंड में कि हम सबसे श्रेष्ठ हैं और हमारे विकास के मॉडल को आदिवासी को मान लेना चाहिए, और अगर वो नहीं मानेगा तो हम पुलिस के बल से मनवाएंगे। मान, यही डेवलपमेंट होता है। अपनी जमीन दे, उखाड़ यहां से, क्योंकि तेरा डेवलपमेंट इसी बात में है कि हम तेरे यहां एक प्लांट लगाएंगे, हम तेरे सारे मिनरल्स को लेंगे, उसी में तेरा डेवलपमेंट है। और वो हमारी इस बात को मान नहीं रहा है। वो कह रहा है मेरा डेवलपमेंट कैसे होगा इससे, मैं नहीं हटूंगा। और उसका साथ देने के लिए कुछ लोग आ गए हैं, वो उनको अपना दोस्त समझ रहा है। अब आप सोच लीजिए, इन परिस्थितियों में आपको क्या करना चाहिए, जो करना चाहिए जिससे ये समस्या सुलझ सके। अगर आप प्रॉब्लम को बढ़ाना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, एक दिन आप ही को भुगतना होगा। थैंक यू। Thank you, Himanshu Bhai. Thank you all of you for being here. There's cocktails and dinner being served on the other lawn. Do help yourselves and obey Ram, who said that we should take a break long time ago. Thank you.